नया दिन मानते हुए आज मैं समस्त देशवासियों को, राजस्थान के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो फले फूले पनपे समृद्ध हो, राजस्थान विकसित राजस्थान बने, देश समृद्ध बने, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। इस निमित्त मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। 2025 का वर्ष हम सब के लिए उपलब्धियों भरा रहा, जिसमें केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत प्रगति की, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारत आत्मनिर्भर बनने की पूरी उस प्रक्रिया में आगे रहा, अग्रणी रहा। कई मामलों में भारत आत्मनिर्भर बन गया। चौथी अर्थव्यवस्था हो गई। जो हम पिछड़े हुए थे अर्थव्यवस्था में, उसमें भी हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों का वर्ष रहा। हम शस्त्रों के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। दुनिया में जो एक इस वहाँ अंतरिक्ष में जो प्रतिस्पर्धा थी, उसमें भी हमने और कीर्तिमान स्थापित किए, वहाँ पर भी हमने अपना वजूद दर्ज कराया। राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें भी कई उपलब्धियां रही, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, औद्योगिक विकास के मामले में हो, सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के हो, लोगों को नौकरी दिलाने के मामले में हो, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हो, अपराधों को पर अंकुश लगाने का काम रहा हो, उस सब में भजनलाल जी की सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की, राजस्थान के नागरिकों को किसान सम्मान निधि अपनी तरफ से जोड़ करके भी देने का काम किया। किसान को किस प्रकार से मजबूत करें, यानी प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के निमित्त काम किए। अब हम आगे सोलर पैनल्स के माध्यम से हम किसान आम उपभोक्ताओं को भी बिजली दिन में पूरी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। उद्योग को पूरी बिजली देंगे, औद्योगिक विकास होगा, समृद्धि बढ़ेगी, राजस्थान संपन्न बनेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आम आदमी की खरीद क्षमता, क्रय शक्ति उसकी बढ़ेगी। इस निमित्त हमारा प्रत्येक काम होगा। राजस्थान विकासशील राजस्थान, विकसित राजस्थान बनने की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस निमित्त हम सारे चैनल्स का भी उपयोग करना चाहेंगे कि आप भी राजस्थान के समग्र विकास में और जो कुछ भी अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र प्रथम की भावना को ध्यान में रखते हुए आप भी उसमें अपनी भूमिका निभाएं। यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 26 का क्या टारगेट है निकाय पंचायत चुनाव में? और देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि सोचें तो चुनाव प्रक्रिया हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि एक वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद के। तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। इस निमित्त हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है, सब सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हम प्रभावी नहीं हैं, वहाँ भी हमारा प्रभाव बढ़ा है और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मोह, जनता का आकर्षण, जनता का विश्वास ये बढ़ा है। विभिन्न विपक्षी पार्टियों में आपस में सिर फुटोवल, फूट, ये सब कुछ हो रहा है और लोग उनसे निराश हो चुके हैं और वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। और हम भी जो वो लोग सोच समझ करके, नीतिगत समझ के आधार पर यदि आते हैं तो हम उनका निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे, साथ लेंगे। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी सदस्य थे, अब बड़ी मछलियों के नाम ले रहे हैं, वो अपने नाम उगल रहे हैं कि कैसे पेपर लीक होते थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन कौन शामिल था कांग्रेस राज में? देखिए, ये बात तो सही है, कईयों को तो हमने पकड़ा है। हमारी भजनलाल जी की सरकार ने कईयों को पकड़ा है, उनको जेल के सींचों में बंद करने का काम भी किया। लेकिन ये बात सही है कि कुछ अब सामने आ रहे हैं, कुछ अब पोल खुल रही है, आएंगे
वो भी सजा भुगतेंगे। प्रक्रिया जारी है, कोई हमने बंद नहीं कर दी है। जिसने अपराध किया है वो दंडित होगा। भाई साहब 7 मोर्चे हैं, 6 मोर्चों की घोषणा हुई, महिला मोर्चा को रोक दिया गया, क्या कारण रहे? देखिए, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारण से रोका हो, ऐसा नहीं है। हम लोग सारी समीक्षा करते हैं, विचार विमर्श करने के बाद में ही कोई तय करते हैं। वो घोषणा हो जाएगी, वो भी 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। 11 महीने से पद खाली चल रहा था, उसके बाद 11 महीने में लगातार कोई काम मोर्चे में हो रहे हैं नहीं हो रहे वो बात अलग है, पर 11 महीने से खाली थे और जो मोर्चे लगातार भरे हुए थे उनको तो घोषणा कर दी और उसको लिया तो कहीं कोई राजनीतिक पेच। देखिए, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हमारी एक जिला अध्यक्ष बन गई, लेकिन महामंत्री और सारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे यथावत काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष को दूसरा दायित्व दे देते हैं तो बाकी टीम तो काम करती ही करती है। हमारी टीम काम कर रही है, कहीं कोई खाली नहीं है, काम कर रहे हैं। संगठन सशक्तिकरण पखवाड़ा मना रहे हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करने का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, मजबूत है, लेकिन अब आगे इसको किस तरह से मजबूत करेंगे या क्या कोई कमजोरी रह गई जिसको मजबूत कर रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मजबूत का कोई अंतिम छोर होता नहीं है। मजबूत और मजबूती बढ़ाना, विस्तार करना, क्षेत्र में सर्व व्यापक बनना, ये तो प्रक्रिया है और ये हमको और आगे बढ़ना है और मजबूत करना है। तो मजबूत का कोई अंत तो होता नहीं है। मजबूती तो प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, अपरिमित शक्ति तो आती नहीं है। इसलिए हमें सुदृढ़ करना है, अपने संगठन को और सुदृढ़ करना है। कमी तो रही है ना कहीं तो उसको और मिटाएंगे कमियों को। इसलिए और क्षेत्रों में भी हम व्यापक बनना चाहते हैं। 3 तारीख को कार्यशाला हो रही है। देखिए, हमारी ये प्रक्रिया है, संगठन में दायित्व जैसे जैसे बदलते जाते हैं तो उनको काम और अच्छा कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए कि जिससे हम कोई कमी नहीं छोड़े, कोई कमी नहीं रहे। तो इस निमित्त हमारे कार्यशालाएं होती है, ये प्रक्रिया है। आपको पता होगा, विधायकों की भी कार्यशाला होती है, हमारी भी कार्यशाला होती है, संगठन की भी कार्यशाला होती है। सबको कुछ न कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। तो वो हमारे सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे? वो 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग प्रबुद्ध जन, जो प्रवीण है, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किसको आमंत्रित किया जाए? वो आमंत्रित नहीं करते हैं, इसमें व्यवस्था होती है, भेजा जाता है, नेतृत्व तो भेजता है। हमारे इच्छा से हम कोई अलग से थोड़ी बुलाते हैं। वो देखते हैं कि किस विषय को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो वो भेजते हैं। मतलब नए साल में मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिलते हैं। वैसे ये काम तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन होगा। धन्यवाद दे दिया ना अब। हाँ, चल रही है, प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी हो जाएगी। अध्यक्ष, एक सवाल है, आपने कहा था कि बीएपी का जो विधायक है वो रिश्वत के मामले में, सवालों के बदले रिश्वत मामले में पकड़ा गया, और आपके विधायक पकड़े गए केवल राशि के लिए कि भाई जो विधायक निधि उसमें से राशि कमीशन के मामले में। आपने कहा कि उसका अपराध ज्यादा बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि इनका अपराध क्षमा योग्य है या क्या है? अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, मैं दोनों में अंतर कर रहा हूँ। अंतर ये है कि एक ने प्रश्न लगाए, बीटीपी के विधायक बागीडोरा के जयकृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए, सोच समझ करके किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से प्रश्न लगाए। प्रश्न लग गया, उसके बाद उसको डराया कि मैं इस पर खिंचाई करूंगा और इसमें तुम्हारे ये कर दूंगा। फिर उस पर कि हटने के लिए पैसे लिए। ये एक सबूत सहित है, ये अपराध अक्षम्य है। और पैसे लेते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट, ये भी हुआ। हमारे विधायक ने भी अपराध किया है, लेकिन वो अपराध था एक नाटक, स्टिंग ऑपरेशन, एक नाटक था जिसमें न तो कोई
कोई स्वीकृति थी, मतलब राशि की स्वीकृति भी नहीं थी, न कोई खरीदना था, न कोई बेचना था, न कोई पैसा स्वीकृत करना था, न कोई काम था, न तो किसी काम के लिए राशि स्वीकृत की गई, न किसी प्रकार का कोई धरातल पर कोई काम हुआ हो और उसके बदले में कोई पैसा लिया हो, ऐसा नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। ये मैं ठीक नहीं मानता। ये हमें लगता है कि ये इस प्रकार का, चाहे कैसे भी घुमा करके उसने किया होगा, कैसे ही फंसाया होगा, कैसे ही उसको पाबंद कर दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, लेकिन एक स्वीकार कैसे कर सकता है कोई, तो ये सूचिता की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हम उसको ऐसा नहीं है कि हम माफ कर रहे हैं। हमने अनुशासन समिति को दिया है, अनुशासन समिति उसकी समीक्षा करेगी कि क्या वस्तु स्थिति थी। हमने जो कुछ भी अभी तक किया उस समाचार पत्र के समाचार के आधार पर किया। अब उस समाचार में कितनी सच्चाई थी, कितनी वास्तविकता थी, कितनी काट छाट की गई है, किन शब्दों को छुपा दिया गया है, किन शब्दों को बाहर निकाला गया, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उसमें कौन सा पक्ष छापा, कौन सा पक्ष नहीं छापा, मैं कोई उस न्यूज पेपर उस एजेंसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये अनुशासन समिति उसकी पूरी समीक्षा करेगी। और वैसे भी एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है कि कहीं पर भी यदि कसाब जैसे व्यक्ति को भी और न्याय के लिए समय दिया जाता है तो हम भी न्याय का पूरा पालन करेंगे। मैं उस समाचार पत्र को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने भी इस प्रकार का प्रयास किया है तो कोई गलत नहीं किया है, वो एक लोगों को सीख देने का काम तो किया ही है। लाइन पर रहे, डरते रहें, सावधान रहें, गलत काम नहीं करें, ये सीख तो देने का काम किया ही है। तो मैं तो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानून एक कानून का काम करेगा, अनुशासन समिति करेगी। उसके बाद एक हमारी सुचिता का जो एक विधानसभा में भी एक कमेटी होती है, वो भी इसके बारे में समीक्षा करेगी। फिर इसके बाद में भी कोर्ट्स भी है, कई बातें हैं। गिग वर्कर्स के हड़ताल को लेकर अशोक गहलोत ने फिर से एक बार निशाना साधा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। ये फूड डिलीवरी और ये पार्सल वगैरह देते ना गिग वर्कर, जोमेटो नहीं, मैं इसके बारे में अभी पूरा वाकिफ नहीं हूँ, तो जब तक कोई पूरा तथ्य की जानकारी नहीं हो तो कुछ भी कह देना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी को हम बुलाना चाहते हैं रिफाइनरी वाले प्रकरण में। अभी वो स्वीकृति की इंतजार कर रहे हैं हम। स्वीकृति मिल जाएगी तो हम पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेंगे। कहाँ पर आएंगे क्या भाई? अब एक बात मैं आपसे बताऊं रिफाइनरी को लेकर के। देखिए, रिफाइनरी 2003 में वसुंधरा जी की सरकार थी, 3 से 8 उसमें शुरू किया गया था, और उसमें ये एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी और पेमेंट भी आया था, सरकारी खजाने में जमा भी हुआ था। उसके बाद कांग्रेस आई 2008 में, तो कांग्रेस ने सितंबर 2013 में एक एमओयू किया एचपीसीएल के साथ, और उन्होंने क्या एमओयू किया कि 15 वर्ष तक हम 3,800 से अधिक करोड़, 3,800 करोड़ मतलब 3800 करोड़ रुपया 15 वर्ष तक बिना ब्याज के उनको देंगे, और हमारी इक्विटी रहेगी 26% तो राजस्थान सरकार और 74% एचपीसीएल। ये उन्होंने तय किया। फिर हमारी सरकार आई तो वसुंधरा जी ने उसी एचपीसीएल से एमओयू किया, उसको पहले वाले को चेंज किया, जिसमें 40% हिस्सा हमारा रहेगा, 60% एचपीसीएल का रहेगा।
यानी गहलोत साहब ने किया 26% हमारा, 74% HPCL का। हमारी सरकार ने किया 40% हमारा, 60% HPCL का, और हम केवल 1100 करोड़ रुपया ही देंगे और ब्याज लेंगे। कांग्रेस ने किया कि 15 वर्ष बाद वो हमें अपना शेयर देना शुरू करेगा। कांग्रेस ने किया HPCL 15 वर्ष तक हमसे 3800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम देंगे, बिना ब्याज देंगे, और 15 वर्ष बाद में हमको 26% हिस्सा देगा और 74% वो HPCL ले जाएगा। हमने कहा कि नहीं, इमीडिएट हमको हिस्सा दो, 40% हिस्सा हम लेंगे और हम केवल 1100 करोड़ ही देंगे। ये हमने एग्रीमेंट किया। उस समय इसकी वैल्यू बन रही, इस पे खर्च की आ रही थी 39,000 करोड़। फिर 2023 में 22 लास्ट में कांग्रेस ने, गहलोत साहब ने फिर इसकी और खर्चा बढ़ा दिया 79,000 करोड़, और फिर वही ढाके 3 पात वाले काम कर दिए। तो हम तो इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारे भजन लाल जी ने अब फिर से किया, फिर से वापस सही किया कि राजस्थान के हितों को और हानि नहीं होने देंगे। तो ये बात गहलोत साहब कैसे विरोध कर सकते हैं? गहलोत साहब को तो ये देखना तो पड़ेगा, आकलन तो करना पड़ेगा। और मैं, मीडिया अभी जागरूक है, मीडिया कोई आंकड़ों के साथ खेलता है, बिना आंकड़ों के थोड़ी मीडिया कोई वैसे ही वाह दे देगा किसी को। हमने काम किया, राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा, उन्होंने बंदर बांट करी। तो ये बात भी जनता को तो बताने की जरूरत है।